आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने ईरान में घुसकर उसकी सभी न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट कर दिया है और ईरान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मिलिट्री जनरल और उसके 3 बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या कर दी है। यह ठीक वैसा ही है जैसे शतरंज के खेल में पहली ही चाल में दुश्मन के वजीर को खत्म कर दिया जाए। 21वीं सदी में अब तक ऐसा नहीं हुआ था जब किसी देश की सेना दुश्मन देश के मिलिट्री चीफ, आर्मी चीफ के घर और उसके हेडक्वार्टर में घुस गई हो। लेकिन इस हमले में ऐसा ही हुआ और अब पूरी दुनिया में इस हमले की चर्चा हो रही है और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कल सुबह ईरान भी इजराइल पर एक बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान भी बदला तो जरूर लेगा। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ जाएगी। यहाँ रेड सी से जो व्यापार होता है वो भी बंद हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा और पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफ़ी बढ़ जाएंगी। यानी ये युद्ध आपकी जेब पर भी भारी पड़ने वाला है और इसलिए आज सबसे पहले हम इसी युद्ध को आपके लिए डिकोड करेंगे, क्योंकि ये दुनिया की एक बहुत बड़ी घटना है। ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये इजराइल की सेना ने खुद जारी किए हैं और बताया है कि उसने ईरान पर इस सदी का सबसे बड़ा हमला कैसे किया है। ये तो हमले के वीडियोस आप देख रहे हैं, तेहरान पर कैसे हमला हुआ है। अब देखिए कुछ और वीडियोस जो इजराइल की सेना ने खुद जारी किए हैं कि यह हमला कैसे हुआ। Israel launched Operation Rising Lion. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. از این میدان سخت نیز با سربلندی و عزت به در خواهد آمد. अभी ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन आज इजराइल से भारत एक सीख ले सकता है और वो ये है कि हमला करने के साथ साथ उसके वीडियोस बनाने भी कितने ज़रूरी होते हैं। आपको याद होगा भारत ने भी पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर बिल्कुल सटीक हमले किए थे, पाकिस्तान को अपने घुटनों पर ले आया था। लेकिन हमने इसकी वैसी वीडियोग्राफी नहीं की जैसी आज इजराइल ने ईरान पर किए गए अपने इन हमलों की है। आज दुनिया में कोई भी देश, यहां तक कि ईरान भी इजराइल से इस हमले के सबूत मांग नहीं सकता, क्योंकि इजराइल ने खुद इस हमले के सारे सबूत इन वीडियोज को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिए। तो ये एक नया वॉरफेयर है, एक नई युद्ध नीति है कि जब इजराइल की सेना कहीं हमले पर निकलती है तो साथ साथ उस हमले की तस्वीरें भी बनाती है, वीडियोस भी बनाती है और फिर खुद दुनिया को सारे सबूत देती है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये इजराइल की सेना ने ही जारी की हैं, जहां वो दिखा रहे हैं कि कैसे उनके फाइटर जेट्स अब निकल रहे हैं ईरान की तरफ, कैसे वो ईरान पर हमला कर रहे हैं। एक एक चीज, एक एक हमला उन्होंने रिकॉर्ड किया है, शूट किया है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है जो हम भी इजराइल से सीख सकते हैं कि जब भी हमला करो तो उसके सबूत भी अपने साथ साथ इकट्ठा करते चलो, उसके वीडियोस भी बनाते चलो। आपने देखा होगा ऐसे वीडियोस आपको यूक्रेन और रशिया की युद्ध के बीच में नहीं मिले होंगे, और भी बहुत सारे युद्ध इस दुनिया में हुए, ऐसे वीडियोस किसी ने जारी नहीं किए। इजराइल की सेना ने एक बिल्कुल नया जो वॉर का मॉडल है वो दुनिया के सामने पेश किया है कि कैसे ये जो वॉरफेयर है ये युद्ध के मैदान में भी चलता है और सोशल मीडिया पर भी चलता है। इजराइल की एक और बड़ी ताकत यह है कि
कि वो अपने किसी भी ऑपरेशन को कभी लीक नहीं होने देता। 12 जून को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यरूशलेम में यहूदियों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल वेस्टर्न वॉल पर पहुंचे और यहां उन्होंने बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में इस्तेमाल हुआ एक कथन लिखा, जिसका हिंदी में मतलब होता है एक ऐसा राष्ट्र जो शेर की तरह खुद को ऊपर उठाता है, एक ऐसा राष्ट्र जो शेर की तरह ऊपर उठता है। यह संदेश असल में ईरान के लिए उन्होंने लिखा था, जिसे ईरान समझ नहीं पाया, दुनिया में कोई भी नहीं समझ पाया। और आज 13 जून को इजराइल ने ईरान पर इस सदी का सबसे बड़ा हमला किया और इस हमले का नाम रखा ऑपरेशन राइजिंग लायन। अब आप इसका कनेक्शन समझ गए होंगे। इस ऑपरेशन के तहत ईरान पर 330 मिसाइलें दागी गईं, बॉम्ब और गोला बारूद दागे गए और उसके 100 से ज्यादा ठिकानों को इजराइल ने मिट्टी में मिला दिया। इनमें भी 6 ठिकाने ऐसे थे जहां ईरान के मिलिट्री बेस थे या जहां वो न्यूक्लियर हथियार विकसित कर रहा था, उसके न्यूक्लियर साइट्स थे। सोशल मीडिया पर इस ऑपरेशन को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने ईरान को जरा भी सोचने का और संभलने का मौका ही नहीं दिया। इजराइल ने सबसे पहले यूक्रेन की तरह विस्फोट से भरे हुए, बारूद से भरे हुए ड्रोन्स को सड़क या समुद्र के रास्ते चोरी छिपे ईरान के अंदर भेज दिया। ईरान में जिन ठिकानों पर हमले होने थे वहां ड्रोन बेस बनाए गए पहले से ही, और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगने दी। इसके बाद ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। यहां भी साइबर अटैक की मदद ली गई और जिन रेडार्स को इजराइल का हमला रोकना था, जिस एयर डिफेंस सिस्टम को ये हमले रोकने थे, वो सब कुछ निष्क्रिय हो गए और उन्हें नष्ट कर दिया गया। यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने जो ड्रोन्स ईरान में पहले से तैनात किए हुए थे, उनकी मदद से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। युद्ध की भाषा में अगर आप कहें तो इसे कहना चाहिए दुश्मन के हाथ काट देना। जब एयर डिफेंस सिस्टम ही नष्ट हो जाए तो उस देश के लिए दुश्मन देश के हवाई हमलों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इस हमले में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया, रेडार काम नहीं कर रहे, तो ईरान दुश्मन देश के मिसाइलों को और उनके फाइटर जेट्स को रोकेगा कैसे? और इसीलिए इजराइल ने अपने 10, 20, 50, 100 नहीं, पूरे 200 लड़ाकू विमानों को अलग अलग चरणों में हमला करने के लिए भेजा, और इस दौरान हवा से सतह और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल ने किया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का दावा है कि इजराइल ने 5th जनरेशन के स्टेल्थ विमानों का इस्तेमाल किया इस हमले में, जिनमें अमेरिका का F-35 विमान भी हो सकता है। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो चुका था, निष्क्रिय हो चुका था, इसलिए इजराइल की वायुसेना के लिए ईरान में हवाई हमले करके वापस लौटना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। जरा अंदाजा लगाइए कि 200 विमान इजराइल ने इस्तेमाल किए और ये सारे के सारे 200 विमान सुरक्षित वापस हमला करने के बाद लौट आए। इजराइल ने उन देशों को भी गलत साबित कर दिया जो ये कहा करते थे कि इजराइल की वायुसेना अपनी सीमा से 1000 किलोमीटर दूर ईरान में जाकर सटीक हमले कर ही नहीं सकती। यह भी एक अजूबा है। अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईरान के जिन 6 मुख्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, वो इजराइल की सीमा से 1000 से 1600 किलोमीटर दूर थे। अब सोचिए ये कितना बड़ा अजूबा इजराइल ने करके दिखा दिया कि वो अपनी सीमा से 1000 से 1600 किलोमीटर दूर अंदर घुसकर ईरान की सीमा के अंदर जाकर वहां हमले करके वापस आ गए। इनमें ईरान की नतांज न्यूक्लियर साइट भी शामिल है, जहां ईरान अपने परमाणु हथियारों को विकसित कर रहा था। यह वो जगह है जिसे नतांज कहते हैं। इसके अलावा ईरान की न्यूक्लियर रिएक्टर साइट्स, प्लूटोनियम और यूरेनियम के रिसर्च सेंटर, न्यूक्लियर लैब्स, ईरान का मिलिट्री कमांड हेडक्वार्टर और उसके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एयरबेस को भी इजराइल ने नष्ट कर दिया। इस बात से भी पूरी दुनिया हैरान है कि इजराइल ने ईरान की सेना की टॉप लीडरशिप का नामो निशान मिटा दिया। इनमें ईरान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हत्या कर दी गई। उनका नाम था मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी।
वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei के बाद अपने देश के सेकंड हाईएस्ट कमांडर थे और तीनों सेनाओं का नेतृत्व उन्हीं के पास था। लेकिन इजराइल ने इस जनरल को उसी हेडक्वार्टर के मीटिंग रूम में घुसकर मारा जिसके आसपास सुरक्षा के 5 बड़े बड़े घेरे बने हुए थे। यानी इनके दफ्तर में घुसकर हत्या हुई। ईरान के मिलिट्री चीफ जनरल हुसैन सलामी की भी इसमें मौत हो गई और वो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर इन चीफ थे। ये ईरान की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स है और सोचिए इसी के चीफ को इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया पहले ही दिन। इसके अलावा ईरान की सेना के डिप्टी कमांडर इन चीफ जनरल रशीद समेत सेना की जो टॉप लीडरशिप थी, सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्हें भी इजराइल की वायुसेना ने खत्म कर दिया है एक ही दिन में। अब सोचिए उस सेना का हाल क्या होगा जिनका आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक ही दिन में समाप्त हो जाए। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने उन घरों को निशाना बनाया जहां ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहते थे। इनमें ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व अध्यक्ष फेरदून अब्बासी और तेहरान की इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहम्मद मेहदी की भी हत्या कर दी गई। ये दोनों न्यूक्लियर साइंटिस्ट अपने अपने घरों में थे, सोचते थे कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और ऐसा दावा किया गया है कि इजराइल ने ऐसा हमला किया कि इसमें इनकी मौत हो गई और बाकी के लोग वहां बच गए। मतलब इतना प्रिसीजन स्ट्राइक था, उन्होंने ऐसा हमला किया कि जिसको मारना था उसी तक हमला पहुंचा और बाकी लोगों को हाथ तक नहीं लगाया गया। अब आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि इजराइल ने अचानक से ईरान पर यह हमला क्यों किया और उसके न्यूक्लियर साइट्स को अपना निशाना क्यों बनाया। तो इसका कारण यह है कि इजराइल के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका था। न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए यूरेनियम धातु को पहले छांटा जाता है। ये एक लंबी प्रक्रिया होती है और उसमें 90% की प्योरिटी लाई जाती है। अगर ऐसा हो जाए तो वो देश फिर न्यूक्लियर हथियार बनाने में सक्षम हो जाता है और ईरान के मामले में ईरान ऐसा करने के बहुत ही करीब पहुंच चुका था। वो यूरेनियम में 60% तक प्योरिटी ला चुका था। अगले कुछ महीनों में वो न्यूक्लियर टेस्ट करके अपने खुद के न्यूक्लियर हथियार बना सकता था, जिसके बारे में इजराइल को पता चल गया और उसने इसी जानकारी के आधार पर इजराइल के न्यूक्लियर साइट्स और उसकी सेना की टॉप लीडरशिप को इस हमले में खत्म कर दिया। आज ईरान की स्थिति ऐसी है कि वो इजराइल पर हमला तो करना चाहता है, लेकिन उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मिलिट्री चीफ और बाकी के बड़े सैनिक अधिकारी इस हमले में मारे जा चुके हैं। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. तो आप ये देखिए कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, वो खुद इस हमले को एक तरीके से लीड कर रहे हैं। प्रेस से बात करनी हो, इस हमले के बारे में नई जानकारी देनी हो, सब कुछ वो खुद कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब होता है परमाणु हथियारों से हुआ ऐसा विनाश जिसमें करोड़ों लोग मारे जाएं और पूरी सभ्यता या पूरे के पूरे देश समाप्त हो जाए। यह शब्द क्यों बार बार चलन में आता है, सुनने में मिलता है? यहूदियों के साथ दूसरे विश्व युद्ध में ऐसा हो चुका है जब इसी तरह के होलोकॉस्ट में हिटलर ने 60 लाख यहूदियों की हत्या करवा दी थी और उन्हें नर्क जैसी यातनाएं दी गई थी। उनके लिए यातना शिविर बनाए गए थे और वहां इन्हें रखा गया था। लाखों यहूदियों की हत्या यहां पर की गई थी और हत्या करने से पहले उन्हें बहुत यातनाएं दी गई। और इसीलिए इजराइल को होलोकॉस्ट को लेकर इजराइल हमेशा बहुत गंभीर रहा है और वो ये नहीं चाहता कि दोबारा कभी भी उसके साथ ऐसा हो। इस बार इस होलोकॉस्ट शब्द को उन्होंने एक नया आयाम दिया है। अब वो कह रहे हैं कि ईरान एक न्यूक्लियर होलोकॉस्ट करने वाला था और इजराइल इस मामले को लेकर बहुत ही संवेदनशील है कि जो उनके साथ पहले एक बार हो चुका है, अब वो नहीं चाहते कि दोबारा उनके साथ ऐसा हो। मिडिल ईस्ट का जो इलाका है
वहां कुल मिलाकर 16 देश हैं और इनमें इजराइल अकेला ऐसा देश है जहां की बहुसंख्यक आबादी गैर मुस्लिम है। और ये आबादी जो है इजराइल की, ये यहूदी धर्म को मानते हैं, ये यहूदी है। यहां बहुत सारे लोगों को यह हैरानी हो रही है कि जिस क्षेत्र में 15 मुस्लिम देश हैं आपके आसपास, वहां इजराइल जैसे एक छोटे से देश ने अपने से 75 गुना बड़े देश ईरान पर ऐसा हमला करने की हिम्मत कैसे दिखाई। अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो इजराइल का कुल क्षेत्रफल है 21,937 वर्ग किलोमीटर, केवल 21,000, जबकि ईरान का कुल क्षेत्रफल है 16,48,000 वर्ग किलोमीटर। यानी ईरान जैसे देश में 75 इजराइल बन सकते हैं। इजराइल से 75 गुना बड़ा है क्षेत्रफल में ईरान। इसके अलावा इजराइल की आबादी सिर्फ 95 लाख है, जबकि ईरान की आबादी लगभग 9.25 करोड़ है। आबादी के लिहाज से भी एक ईरान जैसे देश में 10 इजराइल की आबादी समा सकती है। यह तुलना इसलिए हम कर रहे हैं ताकि आप यह समझ सकें कि क्षेत्रफल और आबादी से कुछ नहीं होता। क्षेत्रफल और आबादी के मामले में इजराइल का ईरान से कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद इतने छोटे से देश ने ईरान को हिलाकर रख दिया। इससे भी बड़ी बात यह है कि ईरान इजराइल को इस्लाम धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा बताता है, लेकिन इसके बावजूद मिडिल ईस्ट का एक भी इस्लामिक देश आज ईरान के साथ खड़ा नहीं है। इन इस्लामिक देशों ने ईरान पर हुए हमले की निंदा तो की है, पाकिस्तान ने भी बड़ी निंदा की है, लेकिन ईरान को कोई सैन्य मदद किसी ने नहीं भेजी, निंदा करके पीछे हट गए। इजराइल की वायुसेना इराक, जॉर्डन, सीरिया और सऊदी अरब जैसे देशों को लांघ कर ईरान की सीमा तक पहुंच गई और सीमा के अंदर दाखिल हो गई, लेकिन ईरान को इन देशों से कोई सहयोग नहीं मिला। और इसलिए आज बड़ा सवाल यह भी है कि जब ईरान इस्लाम धर्म के नाम पर इजराइल से यह लड़ाई लड़ रहा है, धर्म के नाम पर, तो फिर भी उसे इस्लामिक देशों का साथ क्यों नहीं मिला। तो इसका कारण यह है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बनना चाहता है, अपने आप को एक परमाणु देश बनाना चाहता है, यह उसका सपना है। दुनिया में इस वक्त सिर्फ 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, और इनमें भी मिडिल ईस्ट में इजराइल को छोड़कर बाकी किसी मुस्लिम देश के पास अपने परमाणु हथियार नहीं है। और इन देशों को भी डर है कि अगर ईरान ने अपने परमाणु हथियार विकसित कर लिए तो वो भविष्य में उन्हें भी ब्लैकमेल करेगा और उन्हें डरा कर रखेगा, जिसके कारण आज ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला होने से ये सारे देश अंदर ही अंदर शायद खुश होंगे। और कोई भी देश ये नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश परमाणु हथियार विकसित कर ले, इसलिए इजराइल भी कभी इस मामले में खुलकर बात नहीं करता। पूरी दुनिया में कुल 57 मुस्लिम देश हैं, जिनमें से सिर्फ एक देश पाकिस्तान के पास अपने परमाणु हथियार हैं, बाकी किसी के पास नहीं, और बाकी किसी मुस्लिम देश के पास एक भी परमाणु हथियार नहीं है। हालांकि इस बार भारत ने भी पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर ब्लफ को एक्सपोज कर दिया था कि अब हम उसकी इस परमाणु हथियार वाली धमकी से डरने वाले नहीं हैं। इसलिए इन परमाणु हथियारों को रखने का भी इस बार पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कमजोरियों को अपनी कामयाबी में रुकावट बना लेते हैं, लेकिन यहाँ इजराइल के केस स्टडी जो है वो बड़ी शानदार केस स्टडी है। इससे पूरी दुनिया और आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। वर्ष 1948 में जब इजराइल अस्तित्व में आया, तब उसे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि वो एक बहुत ही छोटा सा देश है, और अगर मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े देशों से उसका युद्ध हुआ तो शायद उसका ये छोटा सा देश भी समाप्त हो जाएगा। और यही सोचकर इजराइल ने अपनी सेना, अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद और अपने हथियारों के लिए नई नई टेक्नोलॉजी को विकसित किया। आज इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उससे बड़े बड़े देश भी मुकाबला नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी के आधार पर इजराइल की जो सेना है वो तो बड़ी छोटी है, लेकिन वो छोटी सी सेना भी टेक्नोलॉजी के वजह से, लेटेस्ट हथियारों की वजह से किसी भी बड़े देश पर हमला कर सकती है। आज भी इजराइल के हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा कॉम्बैट ड्रोन से हमला किया, लेकिन इजराइल ने इन सारे हमलों को नाकाम कर दिया और पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि उसके पास सबसे खतरनाक और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। इजराइल के पास 3 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जिनमें आयरन डोम 70 किलोमीटर, डेविड्स स्लिंग नाम के एयर डिफेंस सिस्टम से 300 किलोमीटर और एरो एयर डिफेंस सिस्टम से 2400 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइल को मार गिराया जा सकता है। और यह अंतरिक्ष से आने वाली मिसाइल को भी
इंटरसेप्ट कर सकता है। तो आप देखिए इजराइल ने कैसे अपने आप को अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स की वजह से बिल्कुल सुरक्षित करके रखा हुआ है। वो एक बहुत मजबूत छाते की तरह इजराइल के ऊपर रहते हैं। इतने सारे एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल ने अपने लिए रखे हैं। हर प्रकार की मिसाइल के लिए, हर प्रकार के हमले के लिए उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी ये टेक्नोलॉजी ये है जो इजराइल को इतना मजबूत बनाती है। और आप खुद देखिए कि इजराइल हर बार नए तरीके से हमले करता है। लेबनान में उसने पेजर्स में धमाके किए, यमन में उसने मिसाइल हमले किए, और अब ईरान में उसने 100 से ज्यादा ठिकानों को नष्ट किया, और ईरान भी इनमें से एक भी हमले को रोक नहीं पाया। हालांकि आज ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो इजराइल से इस हमले का बदला जरूर लेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि असली शेर कौन है। گر خواهد داد رژیمی که امروز منفورترین موجودیت نزد افکار عمومی جهانیان مردم منطقه و ملت ایران است و با هدایت و رهبری فرمانده معظم کل قوا از این میدان سخت نیز با سربلندی و عزت به در خواهد آمد. क्षेत्रफल के मामले में ईरान इजराइल से 75 गुना बड़ा है, आबादी के मामले में 10 गुना बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद उसकी अर्थव्यवस्था इजराइल से काफी छोटी है। इजराइल दुनिया की 27वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ईरान इसमें 46वें नंबर पर है। इजराइल 2 वर्षों से गाजा में युद्ध लड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल का जीडीपी ग्रोथ रेट 3.2% है, जबकि ईरान का सिर्फ 0.3%। इजराइल के पास दुनिया की 15वीं सबसे शक्तिशाली सेना है और ईरान के पास दुनिया की 16वीं सबसे शक्तिशाली सेना है। यानी इन दोनों को अगर आप देखेंगे, दोनों आसपास हैं। एक 15वें नंबर पर है, दूसरा 16वें नंबर पर है। इजराइल के पास 1,70,000 जवानों की सेना है। देखिए कितनी छोटी है, 1,70,000 जवान है केवल, और ईरान के पास 6,10,000 जवानों की सेना है। इजराइल का एक साल का रक्षा बजट 2,60,000 करोड़ रुपए का है और ईरान के 2 साल के रक्षा बजट के ये बराबर है। इजराइल के पास 240 लड़ाकू विमान हैं और ईरान के पास 188 लड़ाकू विमान हैं। हालांकि मिसाइल और ड्रोन्स के मामले में दोनों देश ही काफी शक्तिशाली हैं। ईरान के पास फतह नाम की एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी जो स्पीड है वो आवाज की गति से 15 गुना ज्यादा बताई जाती है। ये ऐसी मिसाइल है जिसे रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बना, और इसलिए अगर ईरान इस मिसाइल को इजराइल पर दाग देता है तो इससे इजराइल बैकफुट पर आ सकता है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी दावा करते हैं कि ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल है ही नहीं, और वो सिर्फ दुनिया को डराने के लिए ये बात बताता है कि उसके पास ये सारी मिसाइल्स हैं। वो चाहता है कि वो दुनिया को गुमराह करे और दुनिया इस मिसाइल के नाम से उससे डरती रहे। टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल की सेना कितनी आगे निकल चुकी है वो आप आज इन तस्वीरों से समझिए। आज इजराइल की वायुसेना ने ईरान में जिन 100 ठिकानों को निशाना बनाया वो सारे हमले प्रिसीजन अटैक माने जाते हैं। इसका मतलब होता है एक ऐसा हमला जिसमें एक निर्धारित टारगेट को ही नुकसान पहुंचाया जाता है। जैसे अगर किसी बिल्डिंग में 7वें फ्लोर पर किसी फ्लैट को निशाना बनाना है, किसी अपार्टमेंट को निशाना बनाना है, तो इजराइल सिर्फ उसी अपार्टमेंट पर ड्रोन से हमला करके अपने दुश्मन को खत्म कर देगा और बाकी के किसी बिल्डिंग के हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इतनी ज्यादा सटीक जो है ये उनकी मिसाइल होती है। इतने सटीक हमले होते हैं कि जिस अपार्टमेंट में, जिस कमरे में हमला करना है वो हमला वहीं होगा। उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को भी ऐसे ही मारा था, और अब ईरान के सेना प्रमुख और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी ऐसे ही उनके दफ्तर और घर में प्रिसीजन अटैक्स के जरिए मारा है। इससे पहले काबुल में आपको याद होगा अल-कायदा के चीफ अल-जवाहिरी को भी अमेरिका की सेना ने बिल्कुल इसी तरह एक प्रिसीजन अटैक में ड्रोन हमला करके मारा था। और भारत ने भी पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाने के लिए बिल्कुल इसी तरह के सटीक हमले किए थे, और हमारे हमलों में भी सिर्फ आतंकवादी ही मारे गए थे, सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचा था। तो ये अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है दुनिया में जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिल्कुल अगर आप एक फ्लैट नंबर उसमें फिक्स कर देंगे कि इसी फ्लैट में, इसी इमारत के इस कमरे में अटैक करना है, तो वहीं अटैक होगा। इजराइल और ईरान में एक और बड़ा अंतर यह है कि जहां एक तरफ
ईरान में बहुत सारे लोग इजराइल के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं, उन पर गद्दारी करने के आरोप हैं। वहीं इजराइल के लोग इस मामले में कहीं ज्यादा ईमानदार और देशभक्त हैं। आप इजराइल के जितने भी हमलों को देखेंगे, आपको पता चलेगा कि इजराइल जब भी हमले की योजना बनाता है उसमें कहीं भी कोई लीकेज नहीं होती। इजराइल इन ऑपरेशंस को बिल्कुल गोपनीय बनाए रखने में हर बार सफल रहता है। दूसरा, इजराइल हमले से पहले ऐसा कुछ जरूर करता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे इजराइल में जब ईरान पर हमला करने के लिए बैठकें चल रही थी, अब आप इसको सोचकर देखिए, इजराइल में बैठकें चल रही हैं एक के बाद एक, उन बैठकों में तैयारी हो रही है कि ईरान पर हमला कैसे करना है, लेकिन वहां के मीडिया ने पूरी दुनिया को यह बताया कि ये सारी बैठकें असल में गाजा में बंधक बनाए गए इजरायलियों को छुड़ाने के लिए हो रही है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि उन्होंने इजराइल को ईरान पर हमला करने से मना किया है, तब इजराइल ने इन खबरों का कहीं भी खंडन नहीं किया और इससे ईरान को यह लगने लगा कि अगर अमेरिका ने इजराइल को उसको रोक दिया है, इजराइल को मना कर दिया है, तो अब इजराइल इसके बाद कोई हमला नहीं करेगा। और इस हमले से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने मीडिया को एक बयान जारी किया। वो बयान यह था कि इस महीने की 17 तारीख को बेंजामिन नेतन्याहू अपने बेटे की शादी के लिए छुट्टियों पर जा रहे हैं, जिससे ईरान को यह लगने लगा कि अगर प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद ही छुट्टी पर जा रहे हैं, उनके घर में उनके बेटे की शादी है, तो इजराइल उनकी गैर मौजूदगी में ईरान पर कभी कोई हमला कर ही नहीं सकता। और ईरान बड़े आराम से चुपचाप बैठ गया ये सोचकर कि नेतन्याहू तो अपने बेटे की शादी में व्यस्त है। लेकिन यह भी इजराइल की एक रणनीति थी। मीडिया में दिखाया जा रहा था कि नेतन्याहू अपने बेटे की शादी की तैयारियां कर रहे हैं, जबकि हकीकत में वो हमले की तैयारी कर रहे थे। यहां आपको यह भी देखना होगा कि इजराइल के मीडिया ने इजराइल की सरकार का कितना साथ दिया और दुश्मन देश को गुमराह किया। लेकिन हमारे देश में ऐसे न जाने कितने तथाकथित पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं और भी लोग हैं जो पाकिस्तान की मदद करते हैं और अपनी सेना पर सवाल उठाते हैं। इस हमले के बाद दुनिया अब दो हिस्सों में बंट गई है या बंट सकती है। इसमें एक तरफ ईरान को रशिया और चीन जैसे बड़े देशों का साथ मिल रहा है। चीन और रशिया, सोचिए, दो बड़े देश ईरान की तरफ हैं। इन दोनों देशों ने इजराइल के हमले की निंदा की है। इसके अलावा ईरान के पास उसके प्रॉक्सी संगठनों का भी समर्थन है। ईरान असल में कैसे ऑपरेट करता है? अपनी सेना के जरिए नहीं, दूसरे आतंकवादी संगठनों के जरिए वो ऑपरेट करता है। हमला दूसरों से करवाता है, जिनमें एक है गाजा का हमास और दूसरा है लेबनान का हिजबुल्लाह और तीसरा है यमन का हूती संगठन। अब इसमें हमास और हिजबुल्लाह को इजराइल पहले ही कमजोर कर चुका है, उनकी कमर तोड़ चुका है। अब वो ईरान के भी किसी काम के नहीं रहे। हालांकि यमन में हूती के लड़ाके जो हैं वो अभी ईरान का साथ देने के लिए रेड सी में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं, जिससे इस रूट से होने वाला दुनिया का 15% व्यापार और 12% कच्चे तेल का व्यापार आगे चलकर प्रभावित हो सकता है। और आज भी इस हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में एक ही दिन में 13% की वृद्धि हो गई है। और आने वाले दिनों में ये युद्ध अगर ज्यादा खिंचा तो भारत में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर इसका असर पड़ सकता है और इससे महंगाई बढ़ सकती है। दूसरी तरफ इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, पश्चिमी देश खड़े हैं और मिडिल ईस्ट के भी कई देशों की अमेरिका के साथ साझेदारी है। इसलिए मजबूरी में वो भी इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो अमेरिका के पार्टनर है। इसलिए इन देशों का भी अनौपचारिक समर्थन इजराइल को ही मिलेगा और इनमें सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, जॉर्डन और इजिप्ट जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका पर आरोप लग रहा है कि उसने इस हमले में इजराइल का साथ दिया है और राष्ट्रपति ट्रंप जब ईरान के साथ सिविल न्यूक्लियर डील करना चाहते थे, उसी समय पर यह हमला कराया गया, जिससे अमेरिका की भूमिका पर ईरान को शक हो रहा है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि उसे इस हमले के बारे में कुछ नहीं पता था और राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल को यह हमला करने से रोका भी था। आज प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका की बात नहीं मानी और इसके पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। इजराइल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और प्रधानमंत्री नेतन्याहू युद्ध से सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत रखना चाहते हैं। यह युद्ध नेतन्याहू के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उनकी जो अंदरूनी राजनीति है उसमें
उन्हें इस युद्ध का बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अंदर के फैक्टर हैं इजराइल के, नेतन्याहू की अपनी पॉलिटिक्स भी है और अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स भी इसमें है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इजराइल जैसे छोटे से देश ने अपने से 75 गुना बड़े देश ईरान पर इतना जबरदस्त हमला कर दिया, पहले ही दिन उनके आर्मी चीफ की हत्या कर दी।